आज देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे की बड़ी खबर यह है कि अपराध के खिलाफ इसे आप उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी जीत मान सकते हैं। खबर यह नहीं कि मुख्तार 14 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। खबर यह है कि मुख्तार पर यह सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को भी तगड़ा झटका। यह खबर नहीं है कि मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने के बाद बांदा या इलाहाबाद जेल में रखा जाएगा। दरअसल खबर तो यह है कि मुख्तार के खिलाफ 14 गंभीर आपराधिक केसेस की सुनवाई आगे बढ़ेगी। खबर यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखे जाने की दलील नहीं सुनी। दरअसल खबर यह है कि यह साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी को गलत ढंग से पंजाब की जेल में बचाने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की यह दलील भी खारिज कर दी कि उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार की गंभीर आपराधिक मामलों को लटकाने की साजिश पर इसे आप एक बड़ा ब्रेक कह सकते हैं। 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब तो यूपी जाना पड़ेगा। डॉन नहीं, अब सिर्फ नाम रहेगा। मुझे बुरी तरह तकलीफ है, मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं हूँ और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा और मुझे मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जबकि वो चाहते तो चेकअप करा सकते थे या डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे कि इनको कितनी तकलीफ है। बहुत बड़ी ये चाल है। सुनहरा चश्मा पहनने वाला, कैमरों के सामने रंगबाजी दिखाने वाला और यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहे जाने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का 19 साल पुराना बयान है। मुझे बुरी तरह तकलीफ है, मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं हूँ और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा और मुझे मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जबकि वो चाहते तो चेकअप करा सकते थे या डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे कि इनको कितनी तकलीफ है। बहुत बड़ी ये चाल है। और ये बयान आज की स्थिति में भी मेल खाता है। 2002 में भी मुख्तार ने खराब तबीयत के आधार पर ही गिरफ्तारी से राहत मांगी थी और 2019 से खराब तबीयत बताकर ही वो पंजाब की जेल में छिपा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि उसे 14 दिन के भीतर जेल जाना होगा। हम सब लोग ये चाहते थे कि तत्काल मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए और यहाँ जो मुकदमे जो पेंडिंग हैं, विशेष रूप से जो मेरे बड़े भाई की हत्या में जो वांछित हैं, वो मुकदमा लगभग पूरा हो चुका है। चीज़ें मजबूती से आएंगी और मुख्तार अंसारी को उसमें सजा होगी। मुख्तार अंसारी जितना बड़ा आपराधिक किरदार उतना बड़ा सियासी कारोबार। ऐसा डॉन जो नेता भी है और पूर्वांचल समेत देश के कई हिस्सों में अपराध का आरोपी भी। जमीन पर कब्जे से लेकर रंगदारी, लूट, हत्या की कोशिश तक सब मुख्तार की क्राइम फाइल में दर्ज है। एक वक्त वो भी था जब पूर्वांचल के लोग इस नाम से डर जाते थे और एक वक्त ये है जब यूपी में बुलडोजर से डॉन का डर कुचला जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये योगी का ही डर था कि गली के गुंडे से डॉन बनने का सफर तय करने वाले मुख्तार अंसारी की 2017 के चुनाव के बाद से ही तबीयत खराब होने लगी। 2017 के बाद से मुख्तार यूपी की अलग अलग जेलों में शिफ्ट होने लगा। 2018 में यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार को दिल का दौरा भी पड़ा था। जनवरी 2019 में मुख्तार को पंजाब पुलिस रंगदारी के मामूली मामले में पंजाब ले गई और तभी से मुख्तार वहां बीमार था।
मुख्तार ने खुद को यूपी की जेल में जाने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकील तक किए, खुद की बीमारी का बहाना बनाया, यहां तक कि जान का खतरा भी बताया। वहीं मुख्तार मामले को लेकर के पंजाब की सदन में ये तक भी कहा गया कि पंजाब में मुख्तार के कहने पर ही झूठा मुकदमा दर्ज किया गया ताकि वो पंजाब की जेल में ऐशो आराम के साथ रह सके। लेकिन ये सब दलीलें मुख्तार के खिलाफ गई और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुख्तार को यूपी की जेल में ही जाना पड़ेगा। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वो नाम है जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में चाचा लगते हैं। नाना ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की जंग में नौशेरा के युद्ध के हीरो थे। ऐसे खानदान से संबंध रखने वाला मुख्तार एक माफिया सरगना निकला। अपराध की दुनिया से मुख्तार का नाम 1988 में जुड़ा जब ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। लेकिन अपराध की दुनिया में मुख्तार का नाम तब सुर्खियों में आया जब 2005 में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। इसी हत्याकांड को लेकर 19 साल बाद मुख्तार का एक ऑडियो वायरल हुआ था। बराबर गोली चल रही है। हाँ। ये तरफा। हेलो। हाँ। ठीक है। ठीक है। 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और उसके भाई को क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद कृष्णानंद राय के परिवार ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। ये केस अभी चल रहा है और कृष्णानंद राय की पत्नी ने मुख्तार को यूपी भेजने के फैसले पर खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भेजने का काम किया है, बहुत बड़ा उनको सहयोग किया है मेरा, क्योंकि सारी केस मुकदमा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जाते थे, वो उत्तर प्रदेश नहीं आ पाती थी। पंजाब सरकार ने नहीं भेज रही थी, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट के चलते आज वो यूपी आ रहा है। कई हत्याओं के अलावा मुख्तार 2005 में मऊ दंगों का भी आरोपी है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वो खुली गाड़ी में दंगों वाली जगह पर घूम रहा था। मुख्तार अंसारी 2008 में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर हमले का भी आरोपी है। 2008 में योगी के काफिले पर आजमगढ़ जाते हुए हमला हुआ था। हमला किया गया, पुलिस मौन बनी रही और यही नहीं, लगातार उनके द्वारा मुस्लिम पक्ष के द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली यहां पर रखी थी, रैली हम लोग किए हैं, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा, उसी भाषा में। तो ना चाहते हुए भी मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल जाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसके पास सिर्फ 14 दिन का ही वक्त है जब उसे यूपी शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का आज गलत वजहों से सुर्खियों में क्यों? उसे डॉन कहा जाता है, उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, क्यों? गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी आपराधिक सोच ही अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति का समर्थन और पोषण करती है। मिसाल के लिए आपको मध्य प्रदेश की एक कहानी दिखाते हैं। रतलाम में राशन चोरी का आरोपी 3 साल से जेल में बंद है। अब उसकी जमानत हुई तो ऐसे स्वागत किया गया जैसे उसने देश और समाज के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान कर दिया। सोचिए, करोड़ों के राशन घोटाले के आरोपियों का जेल के गेट पर स्वागत, इससे समाज में क्या संदेश गया हो? मध्य प्रदेश के रतलाम में जेल के बाहर आतिशबाजी शायद पहली बार हुई होगी। और ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, इधर देखिए। जेल के गेट पर दर्जनों की भीड़ इंतजार कर रही है। गेट से उसके निकलते ही फूल बरसाए जाने लगे, फूल माला से स्वागत किया जाने लगा। एक के बाद एक लोग माला पहना रहे थे, गले मिल रहे थे, पांव छू रहे थे। एक और शख्स उधर था, उसके गले में भी गेंदे के फूल की माला थी।
ये सब स्वागत किसका हो रहा था, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनमें एक है राजेंद्र सिंह पवार और दूसरे हैं रविंद्र ठक्कर। दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और करोड़ों रुपए के राशन घोटाले के आरोपी हैं। ये दोनों पिछले 3 साल से जेल में बंद थे और अब जमानत पर बाहर निकले तो इनके चाहने वालों ने जोरदार स्वागत कर दिया, वो भी जेल गेट के सामने। और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई, जबकि शहर में कोविड की वजह से धारा 144 लागू है। उसके वीडियो जो वहाँ की सारी जानकारी है वो कलेक्ट कर ले, तो उसके बाद में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे उनके खिलाफ। वैसे 3-4 साल पहले की तस्वीर रतलाम वाले भूले नहीं होंगे, जब 26 मार्च 2017 को तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने फर्जी पहचान पत्र से राशन घोटाला करने वाले 8 राशन दुकानों की जांच की थी। उसके बाद 2018 में कुल 21 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। उन्हीं 21 में से ये दोनों भी थे। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी राजेंद्र सिंह पवार और सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर रविंद्र ठक्कर 3 साल से जेल में बंद थे। अभी ये आरोपों से बरी भी नहीं हुए हैं। फिर भी जब ये जमानत पर बाहर आए तो समर्थकों ने जेल के दरवाजे पर ही जश्न मना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो रही आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली सोच से जुड़ी खबर। अब 151 दिन बाद निकिता तोमर के परिवार को अदालत से न्याय मिला है। आज 26 मार्च भी है और आज से ठीक 5 महीने पहले 26 अक्टूबर को फरीदाबाद में ग्रेजुएशन की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता के हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। बड़ी बात यह है, कोर्ट ने 151 दिन में यह फैसला सुनाया है, लेकिन निकिता का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। परिवार की मांग यह है कि दोषियों को फांसी दी जाए। निकिता तोमर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली थी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में माता पिता के साथ रहती थी और निकिता को दोपहर 3:45 पर कॉलेज के बाहर गोली मारी गई और अब ये फैसला आया है। निकिता तोमर के हत्यारे तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन निकिता की मां कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। जी न्यूज से बातचीत के दौरान निकिता की मां ने कहा कि गुनहगारों को उम्र कैद नहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। जो भी कोर्ट का फैसला आया है हम उसका भी सम्मान करते हैं। बाकी जो हम सजा की मांग कर रहे थे वो सजा तो हुई नहीं है, उसके लिए हम आगे भी जाएंगे। अब जब तक उनको फांसी नहीं होगी वहाँ तक लेकर जाएंगे हम और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारी पूरी आस थी इस फैसले के ऊपर कि जरूर न्यायालय इनको फांसी की सज़ा देगा और ऐसा उदाहरण पेश करेगा कि जिससे एक ये केस नज़ीर बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब न्यायालय ने अपने विवेक से फैसला दिया है, इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, उसका स्वागत ही कह सकता हूँ। निकिता अपनी माँ की लाडली थी, वो IAS बनना चाहती थी और निकिता के माता पिता बेटी के सपने को पूरा करने में जुटे थे। बीकॉम फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही निकिता 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकली ही थी कि वहां पहले से मौजूद तौसीफ ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद तौसीफ ने निकिता पर गोली चला दी। निकिता के परिवार के मुताबिक तौसीफ और उसका परिवार पिछले 2 साल से निकिता पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, लेकिन निकिता के लगातार इनकार से नाराज होकर तौसीफ ने उसकी हत्या कर दी। निकिता की मां बताती है कि पिछले 5 महीने में भी तौसीफ के घर वालों ने उन पर समझौते के लिए काफी दबाव बनाया। कई तरह की सामने आई थी, परेशानी तो बहुत आई है 5 महीने के अंदर। एक कहने को ही कि एक निकिता को न्याय दिलाने का केस था, लेकिन हमारे सामने इतनी परेशानी थी कि इतनी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि 5 महीने के अंदर जो हम ही समझ सकते हैं। साल 2018 में भी तौसीफ ने निकिता का अपहरण किया था। निकिता के परिवार ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन तौसीफ और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर उन्होंने समझौता कर लिया। वो एक गलती थी और दोबारा समझौते वाली गलती नहीं होगी तो सिर्फ हत्यारे को फांसी। ये निकिता के माता पिता का प्रण है। राजू राज, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो निकिता तोमर का परिवार ये कह रहा है कि हत्यारों को, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उनकी लड़ाई जारी है। अगली खबर मुंबई से। मुंबई में NIA और NCB की सफाई की कोशिशें जारी हैं।
एनआई एंटीलिया केस के साजिशकर्ता और मनसुख हिरेन के हत्यारे को सजा दिलाने में लगी हुई है, तो एनसीबी की कोशिश मुंबई को ड्रग्स के जाल से मुक्त कराने की। इस कड़ी में एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। एनसीबी ने मुंबई में अब ड्रग्स के सबसे बड़े सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे को गिरफ्तार किया है और इस लड़के का नाम आपको बता दें, शादाब बटाटा। शादाब बटाटा फारूक बटाटा का बेटा, जैसा कि आपको बताया, दोनों बाप बेटे गोल्ड पहनने के शौकीन। बटाटा फैमिली को मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर कहा जाता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शादाब बटाटा बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता था। शादाब बटाटा के पास से 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए गए। शादाब बटाटा के लिए काम करने वाले ड्रग डीलर शाहरुख के घर से एनसीबी को नोट गिनने वाली मशीन और 15 लाख रुपयों की विदेशी करेंसी भी मिली। बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बाप बेटे की ये जोड़ी मुंबई के ड्रग्स अंडरवर्ल्ड में बहुत मशहूर है। फारूक बटाटा के शौक का अंदाजा आपको इस वीडियो से लग जाएगा। किसी पार्टी का ये वीडियो कुछ समय पहले का है। इस वीडियो में फारूक बटाटा भी दिख रहा है। गोल्ड से ढका गला, गर्दन पर सोने के मोटे मोटे चेन, ये बटाटा फैमिली की पहचान भी है और शौक भी। फारूक बटाटा की तरह उसका बेटा शादाब बटाटा भी गोल्ड पहनने का शौकीन है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह इन दोनों के गले गोल्ड से लदे हैं। एनसीबी ने गुरुवार की रात लोखंडवाला, वर्सोवा और मीरा रोड इलाके में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान एनसीबी की गिरफ्त में आया फारूक बटाटा का बेटा शादाब बटाटा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शादाब बटाटा के पास 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स, एक लग्जरी कार और नोट गिनने वाली मशीन मिली है। एनसीबी का दावा है कि बटाटा मुंबई की हर बड़ी ड्रग्स पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता है। आतापर्यंत 2 लोकांना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे आमची। 1 पर्सन वी हॅव इंटरसेप्टेड इज शाहरुख खान अलियास शाहरुख बुलेट and 1 person is by the name of शादाब alias शादाब बटाटा। खासकर विदेशों से आने वाले ड्रग्स की सप्लाई बटाटा के जरिए ही पूरी मुंबई में होती है। ये जो कार है, ये फारूक बटाटा का जो बेटा है शादाब बटाटा, उसकी कार है, उससे लाई गई है। एक और कार इस वक्त आप देख रहे हैं, ये i10 कार है। i10 कार को भी जो एनसीबी है उसने आज अपने कब्जे में लिया है। इस गाड़ी का नंबर है GA08M3005 और जो एनसीबी ने अभी तक जो सूत्रों ने हमें चीज़ें कंफर्म करी हैं वो ये बताया है कि जो शादाब है वो खुद ड्रग्स कंज्यूम करता है, उसको लड़कियों का भी बहुत शौक है, यहाँ तक कि वो ड्रग्स की जो सप्लाई है वो महंगी महंगी गाड़ियों में क्या करता है। और शादाब के लिए जो काम करने वाला शाहरुख खान है, वो शाहरुख भी अपने आप में कई महंगी महंगी कारों का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि उसके पास बताया जाता है 2 करोड़ रुपए की एक कार थी, एनसीबी के डर से उसने उसको बेच दिया और उसकी जगह पे 35 लाख की फॉर्च्यूनर कार खरीद ली। वो एक जल्दी ही मकान भी लेने वाला था। अब उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं शाहरुख के और शादाब के, दोनों को इस वक्त एनसीबी खंगालने में जुटी हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो फारूक बटाटा करोड़ों का गोल्ड पहनता हो, वो एक समय आलू बेचता था। मुंबई में आलू को बटाटा कहते हैं। मुंबई की सड़कों पर बटाटा बेचने की वजह से ही फारूक का नाम बटाटा पड़ा। फारूक बटाटा आलू बेचते बेचते अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया और उसके बाद ड्रग्स बेचने लगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच के दौरान भी फारूक बटाटा का नाम सामने आया था। हमें जो एनसीबी के सूत्रों ने बताया है कि इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में जो वर्सोवा इलाका है, वहां पर छापेमारी हो रही है एक बंगले में, जहां खुद फारूक बटाटा है। फारूक बटाटा बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं एनसीबी के शब्दों में, लहजे में आपको समझाने की कोशिश करूं, ड्रग्स की दुनिया का ये बहुत पहले से इस काम से जुड़ा हुआ है। इसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी इसके रिलेशन रहे हैं और अब एनसीबी का फंदा इस पर कसता जा रहा है। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। अब एक बार फिर से बता दें, फारूक बटाटा मुंबई के जोगेश्वरी में साल 1989 से साल 2000 तक यानी 11 साल तक उसने आलू बेचने का कारोबार किया।
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक फारूक बटाटा ने 4 शादियां की। उसके 3 बेटे हैं, सैफुल्ला, सलमान और शादाब। तीनों ड्रग्स के कारोबार से जुटे हैं और इसी कारोबार से जुड़े शादाब को अब एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से ढाका पहुंचे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी अगवानी करने खुद एयरपोर्ट पर आई। शेख हसीना ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था। आज आजादी की गोल्डन जुबली समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में मुजीबुर जैकेट पहना था। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने एक खुलासा भी किया। पीएम मोदी ने कहा, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में वे भी शामिल हुए थे और ये उनके जीवन का पहला आंदोलन था। प्रधानमंत्री ने कहा, जब बांग्लादेश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो वो 20 या 22 साल की उम्र में थे और उस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल भी गए थे। यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1971 में हुआ। इसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई 9 महीने चली, जिसकी शुरुआत 25 मार्च 1971 को हुई और पाकिस्तान की बुरी हार के साथ 16 दिसंबर 1971 को यह आंदोलन खत्म हुआ। तब भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। दिसंबर 1971 एक ऐसी तारीख जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय फौज के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। यह सरेंडर हुआ था पूर्वी पाकिस्तान के ढाका में, जहां पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। 16 दिसंबर 1971 को यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और नए देश का जन्म हुआ। Now as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangladesh and Bangladesh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict. वैसे अलग देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, लेकिन आजाद होने की आग बांग्लादेश के लोगों में महीनों पहले से धधक रही थी। बांग्लादेश के लोगों में आजादी की अलग जगाई थी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने। মানুষের অধিকার চাই আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
वर्ष 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान बना। तब पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच में था भारत। शेख मुजीबुर रहमान 1940 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, जिसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी थी। हालांकि जब पाकिस्तान अलग देश बन गया तो मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग से निकलकर आवामी लीग का हिस्सा बन गए। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी वजह से मुजीबुर पाकिस्तान सरकार की आंख की किरकिरी बन चुके थे। मुजीबुर और उनके साथी बंगाली नेताओं पर मुकदमे चलाए गए, लेकिन पाकिस्तान को ये चाल उल्टी पड़ गई। मुजीबुर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजरों में हीरो बन गए और पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम थी, ये इनकी पार्टीशन के होने के 2 साल बाद ही शुरू हो गई थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो फील करते थे कि वेस्ट पाकिस्तान उनको डोमिनेट कर रहा है, उनके हिस्से का पैसा उनको नहीं देता और उनके हिस्से की डेवलपमेंट उनके एरिया में नहीं हो रही है, और वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ भी ईस्ट पाकिस्तान कमाता है वो वेस्ट पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। उस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पाकिस्तानी संसद में मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य शासक चाहते थे कि मुजीबुर पाकिस्तान पर शासन न करे। मुजीबुर रहमान के साथ धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत हो गई। सड़कों पर आंदोलन होने लगे, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान ने सेना उतार दी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक वैसा ही आंदोलन जैसा राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में राष्ट्रवादी बंगाली छात्रों, बुद्धिजीवियों, नेताओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या की जाने लगी। उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया। करीब 3 लाख लोगों की हत्या हुई और लाखों महिलाओं के साथ रेप किया गया। ये जब ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ और उसमें जैसे आपने पहले कहा कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पे अपनी ही आर्मी छोड़ के उनका कत्लेआम, रेप्स और उनका जो प्रॉपर्टी सब डिस्ट्रॉय शुरू कर रही है। शुरू में तो सर्चलाइट कामयाब हुई जुलाई तक। जून के करीब जाके उन्होंने काफ़ी पाकिस्तानी फोर्सेस ने दबा लिया ईस्ट पाकिस्तानीज को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. 25 मार्च की रात को शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें रातों रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मियांवाली जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी से पहले 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान रेडियो पर बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर चुके थे। अगले दिन 26 मार्च 1971 को सेना के कैद में रहते हुए उन्होंने एक संदेश भेजा जो बांग्लादेश में कुछ छात्रों तक पहुंचा और बाद में रेडियो पर इस संदेश को भी प्रसारित कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान ने रेडियो से बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दिया था और इसलिए 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश अपना नेशनल डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके बाद भी पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों और सेना के बीच आजादी की लंबी लड़ाई चली। 1971 में भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे।
15 अगस्त को मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले को ऑपरेशन जैकपॉट नाम दिया गया था। मुक्ति वाहिनी ने इसके बाद भी पूर्वी पाकिस्तान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। मुक्ति वाहिनी को भारत की मदद से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निशाना बनाया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 13 दिनों तक चले युद्ध में ही पाकिस्तान की सेना की हालत बिगड़ने लगी और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। इसी सरेंडर के साथ आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। ये वर्ष बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसी वर्ष शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष भी बांग्लादेश मना रहा है। इतना ही नहीं, ये साल भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की गोल्डन जुबली का भी साल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। बांग्लादेश को आजादी मिलने के 4 साल के अंदर 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की सेना ने तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति भवन में घुसकर राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। आज उस पल को याद कर शेख हसीना भावुक हो गई। The 15th of August 1975, which is a dark night for Bangladesh, when Bangabandhu, the father of the nation, was assassinated, and my mother, Sheikh Fazilunnisa Mujib, my 3 brothers, freedom fighter Captain Sheikh Kamal, freedom fighter Lieutenant Sheikh Jamal, my 2 sisters-in-law Sultana Kamal and Rosie Jamal, and my 10-year-old brother Russell, my only uncle, freedom fighter Sheikh Abu Nasir, who were brutally assassinated by the killers on 15th August 1975. My father's military secretary, Colonel Jamil, had rushed to the spot to save the president, but he was also brutally murdered. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.